मेरा नाम उमर है और ये कहानी मेरी भाभी निदा की है, जो कि मुझसे उम्र में काफी बड़ी है। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब उनका वीजा आया तो वो भाभी को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि भाभी का ख्याल रखो और मैंने उनकी बात मानी। पहले तो मैं भाभी से नजरें भी नहीं हटा पाया था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाभी की शादी की पहली रात थी। मैंने जैसे तैसे करके इस मौके को देखने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश करता रहता कि कहीं से भाभी को देख सकूं, मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त अली की मदद भी ले लेता था, जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था, क्योंकि उसकी भाभी उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। एक दिन अली ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने अली से कहा, अली तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी भाभी है। तो अली ने कहा, हाँ वो मेरी भाभी है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उस वक़्त मैं बहुत उदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही है। मेरे जहन में शरारत आ रही थी तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी को कहा कि हाँ मैं उदास हूँ, लेकिन आप मेरी उदासी खत्म नहीं कर सकते। जब भाभी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैंने भाभी को कहा, नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरी गर्लफ्रेंड कर सकती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरन मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई और फिर अपना हाथ वहां रख दिया। ये देखकर तो मैं साकत हो गया था। तभी मैंने हिम्मत की और मैंने भी फिर भाभी के साथ खेलना शुरू कर दिया था। मैं जैसे जैसे भाभी के साथ खेल रहा था, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रसाई देने लगी थी और यूं मैंने भाभी के साथ वो खेल खेल लिया था जिसके बाद मुझे बहुत सुकून मिला था। अली मुझे जैसे ही ये बात सुनाई तो मैंने अली से कहा कि नहीं अली, मैं तो अपनी भाभी के साथ ये सब करने का सोच भी नहीं सकता। जब अली कहने लगा कि यार तुम्हारे हाथ तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम और भाभी अकेले इस घर में रहते हो, फिर तुम इस मौके का फायदा उठाते क्यों नहीं? तुम अपनी भाभी उसके साथ बनाकर रखा करो और उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत खुश करेगी। उनका शोहर भी तो बाहर होता है ना, बेसुकूनी में कैसे रह सकती है? उन्हें भी तो सुकून चाहिए, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। अली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अली ने जैसे ही मुझे ये सब कहा था, उसी दिन से मैं भाभी को उस नजर से देखने लगा था। वो भी वैसा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनके नैन नक्श उनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत पुरकशिश थी और उनका फिगर भी बहुत खूबसूरत था। उनकी धड़कन बहुत गोल मटोल सी थी, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वैसे तो 30 साल की थी, लेकिन अपनी जवानी की वजह से वो बिल्कुल 25 साल की उम्र की लड़की लगती थी, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए थे, जबकि वही तो उनकी रंगियां मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि भाई की जॉब बहुत मुश्किल से लगी थी और यूं भाभी अब आए रोज उदास रहती थी। लेकिन उस रोज जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं निदा भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास अपने साइड पर रखा और फिर निदा भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरन कहने लगी, उमर खैरियत तो है ना, क्या हुआ है? मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत उदास लग रही है। जब से भाई गए हैं आप तो उदास ही हो गई हैं। क्या मैं आपकी उदासी खत्म कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर निदा भाभी खामोश हो गई थी। फिर कुछ सोच के कहने लगी, अमर तुम बहुत छोटी हो, तुम इस उदासी को खत्म नहीं कर सकते। और यूं वो भाभी बाहर चली गई थी, जबकि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ गया था। मैंने जल्दी से अली से सारी बात डिस्कस की थी। जब अली कहने लगा कि तुम ये छोड़ो, बस तुम किसी तरीके से मुझे निदा भाभी से मिलवा दो। मैंने अली की बात मान ली थी। उस रोज खाने पर भाभी ने अली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। अली अब भाभी के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और हंसी
خوشی سے بھابھی کے قریب جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں علی کی وہ حیرت سے دیکھنے لگا تھا کیونکہ اس میں دم تو تھا۔ وہ تو ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بھابھی ہو، اور یوں ندا بھابھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ بعد میں علی کی تعریف بھی کرنے لگی اور کہنے لگی علی تو بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تو کافی خوش مزاج ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں علی کو لے کر ہر رات آتا رہوں گا۔ بھابھی میری بات مان گئی تھی اور یوں میں نے اس روز فیصلہ کر لیا تھا کہ میں علی کو اپنے ساتھ گھر لاؤں گا، لیکن میں نے بھابھی کو بالکل نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے علی نے یہ سب کرنے سے منع کیا تھا۔ نہ جانے وہ سب کیوں چاہتا تھا۔ علی نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تم دیکھنا، میں تمہاری بھابھی کے ساتھ جو کروں گا تم نے وہ نوٹ کر لینا ہے اور پھر وہی طریقہ اپنانا ہے۔ اب علی مجھے سب کچھ سکھا رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے بھابھی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور یوں چھپ چھپا کر میں نے علی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو ندا بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ بھابھی نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا بلکہ ذرا سا دروازہ کھلا رکھا تھا تاکہ ڈرائنگ روم سے باہر موجود میں اور علی اندر کا منظر دیکھ سکے۔ ندا بھابھی نے اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا جس سے وہ مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ جب علی اور میں گھر میں داخل ہوئے تو علی نے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں بھابھی نظر آ جائے تاکہ وہ دل بھر کر اس کو دیکھ سکے، مگر بھابھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دھیرے دھیرے بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں بھابھی کا پیچھے کا حصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ان کی خوبصورتی اتنی دلکش اور متاثر کن تھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ ندا کو یقین تھا کہ اس حالت میں دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا، مگر ندا بھابھی نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے دوست علی کو لے کر آ جاؤں گا۔ علی بھی ندا بھابھی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے بیڈ پر لیٹی بھابھی کو دیکھا تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اتنے میں علی نے مجھے ہٹا دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لے گیا۔ علی نے مجھ سے کہا یار جاؤ، بھابھی کھیل کے لیے تیار لیٹی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، بھابھی جاگ جائے گی۔ علی نے کہا جاگ جائے، ایک بار کھیل جیت لو پھر آہستہ آہستہ راستہ بن جائے گا۔ میری اور علی کی بحث کافی دیر تک جاری